अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ सीआरपीसी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का आज हमने इंट्रोडक्शन देखना है। तो इसके बेसिक इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं। टोटल 565 सेक्शंस हैं, 46 चैप्टर्स हैं और 5 शेड्यूल्स हैं। ये हो गया इसका बेसिक इंट्रोडक्शन। अब हम मज़ीद देखते हैं इसको। सीआरपीसी इज़ द लॉ, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एक कानून है। अब हम देखते हैं कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। इसमें जो लफ्ज़ प्रोसीजर है हमारे जहन में ये आता है कि ये कोई भी क्रिमिनल केस हो उसकी प्रोसीडिंग से लिंक करता है। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन ये कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जनरली एक प्रोसीजरल ही कोड है, लेकिन ये प्योर नहीं है, क्योंकि ये एक सब्सटेंटिव लॉ भी है। अब हम इसमें फ़र्क देखते हैं। प्रोसीजरल लॉ वो होता है जिसमें पूरा प्योर प्रोसीजर हो और उसमें किसी भी पनिशमेंट का जिक्र ना हो, किसी भी शख्स पर कोई भी पनिशमेंट इम्पोज करने का जिक्र ना हो। तो उसमें सिर्फ एक प्रोसीजर बताया जाएगा कि केस में किस तरह कोर्ट में रिप्रेजेंट किया जाएगा, उसकी प्रोसीडिंग किस तरह होंगी, वो सारा मैटर किस तरह वहाँ पे प्रोसीड किया जाएगा। और जो सब्सटेंटिव लॉ होता है उसमें पनिशमेंट बताई जाती है। अब जैसे कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, इसमें तो ये महसूस हो रहा है कि ये एक प्रोसीजरल लॉ है, लेकिन सब्सटेंटिव लॉ भी है। अब हम इसको मज़ीद देखते हैं आगे। नेचर ऑफ सीआरपीसी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की क्या नेचर है वो देखते हैं। सीआरपीसी इज़ अ जनरली प्रोसीजरल लॉ बट इट इज़ इन सम एक्सटेंट पार्ट इट इज़ आल्सो अ सब्सटेंटिव लॉ। वैसे ही जैसे हमने पहले डिस्कस किया है, ये एक प्रोसीजरल लॉ है, लेकिन कुछ कोड में ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ पे ये सब्सटेंटिव लॉ के तौर पर काम करता है। इफ़ इट इज़ अ प्योर प्रोसीजरल लॉ देन देयर शुड बी नो पनिशमेंट इन द सीआरपीसी। अगर एक ये प्रोसीजरल लॉ है, प्योर प्रोसीजरल लॉ है, तो इसमें कहीं भी पनिशमेंट का जिक्र नहीं होना चाहिए। इसमें टोटल ही प्रोसीजर के मुतल्लिक होना चाहिए, किस तरह केस कोर्ट में प्रोसीड होगा। लेकिन इसमें पनिशमेंट का जिक्र है, और वो पनिशमेंट मुख्तलिफ टाइप पर, मुख्तलिफ जगह पे, मुख्तलिफ शक्ल में एक्सप्लेन किया गया, जैसा कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की शक्ल में भी सब्सटेंटिव लॉ एक तरह का इसका पोर्शन बन जाता है। देखते हैं अब हम इसका नेक्स्ट पॉइंट। इट इज़ अ सब्सटेंटिव लॉ बिकॉज इट इन दिस पनिशमेंट इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ये एक सब्सटेंटिव लॉ है क्योंकि इसमें पनिशमेंट मौजूद है और वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की शक्ल में मौजूद है, इसलिए ये प्योर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो है प्रोसीजरल लॉ नहीं है, ये साथ में सब्सटेंटिव लॉ भी है। इन द CRPC 1898 वेयर द पनिशमेंट्स आर अवेलेबल इट इज़ सब्सटेंटिव लॉ पोर्शन। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में जो जो ऐसे पोर्शन है जहाँ पे पनिशमेंट का जिक्र है, वो पोर्शन उसके सब्सटेंटिव लॉ बन जाते हैं। अब हम मज़ीद इसको देखते हैं एक केस लॉ की शक्ल में। केस लॉ सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ वाली बात को मज़ीद क्लियर कर देगा। तो आए देखते हैं अब। केस लॉ अबाउट कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 इज़ प्रोसीजरल लॉ और अ सब्सटेंटिव लॉ। ये केस लॉ हम बताएगा कि ये प्रोसीजरल लॉ है या एक सब्सटेंटिव लॉ है, या ये दोनों इस चीज़ में मौजूद हैं। तो पहले हम देखते हैं PLD 2002 सुप्रीम कोर्ट 153। CRPC 1898 is the aimed at provide uniform law of procedure. Principally, the code is an adjective law, but it does contain provisions which are in the nature of substantive law. बेसिकली तो ये एक प्रोसीजर लॉ है और उसमें प्रोसीजर और प्रिंसिपल जो कोर्ट में होने हैं प्रोसीड करने के लिए वो बयान किए गए हैं, लेकिन इसमें वो प्रोविजंस मौजूद हैं जो इसकी नेचर को सब्सटेंटिव लॉ में तब्दील कर देती हैं। मतलब कि ये एक सब्सटेंटिव लॉ भी है और प्रोसीजरल लॉ भी है और एक एडजेक्टिव लॉ भी है। सब्सटेंटिव लॉ इसलिए हो जाता है कि वहाँ उस पोर्शन में वहाँ पे पनिशमेंट का जिक्र होता है। अगर पनिशमेंट का जिक्र ना हो, प्रोसीजर का जिक्र हो, तो ये प्योर प्रोसीजरल लॉ होता। लेकिन जैसे ही वहाँ पे पनिशमेंट का जिक्र आ जाता है तो प्रोसीजरल लॉ तो है ही है, लेकिन वो उसके पोर्शन तो सब्सटेंटिव लॉ बन जाते हैं। अब हम इसको मज़ीद देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस केस लॉ, अब हमने इस केस लॉ में कौन कौन से पॉइंट चूज़ करने हैं वो देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस केस लॉ CRPC आल्सो कंटेन्स सब सब्सटेंटिव प्रोविजंस
So according to these provisions, portion is a substantive law. जो जो पोर्शन इसमें मौजूद हैं जहाँ पे पनिशमेंट्स का जिक्र है वो सब्सटेंटिव लॉ बन जाएंगे. सब्सटेंटिव लॉ पोर्शन आर दोज देयर पनिशमेंट्स आर मेंशनड क्लियरली. सब्सटेंटिव लॉ पोर्शन वो हैं जहाँ पे वाज़ह तौर पे सज़ा का जिक्र किया गया है, पनिशमेंट का जिक्र किया गया है. अब देखें जैसे कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में वहाँ पे वाज़ह तौर पे अगर कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करे तो उसको क्या पनिशमेंट होगी, वाज़ह जिक्र किया गया है. मतलब कि प्रोसीजरल में पनिशमेंट का जिक्र भी हो गया. बेसिकली तो पीपीसी है पनिशमेंट्स के लिए, पाकिस्तान पिनल कोड, लेकिन इधर भी पनिशमेंट का जिक्र आ गया तो ये भी सब्सटेंटिव लॉ के तौर पर काम कर रहा है, लेकिन वो पोर्शन काम करेगा जिस पोर्शन में पनिशमेंट का जिक्र है. अब बेसिक फंक्शन ऑफ सब्सटेंटिव लॉ इज डैट टू गिव पनिशमेंट एनी बॉडी, बट it is not a function of a procedural law. Function is to provide procedure of a case. जो बेसिक सब्सटेंटिव लॉ का फंक्शन होता है ना, जो काम सब्सटेंटिव लॉ का होता है वो होता है पनिशमेंट देना, और जो प्रोसीजरल लॉ का बेसिक फंक्शन होता है वो प्रोसीडिंग के बारे में होता है कि किस तरह एक केस कोर्ट में प्रोसीड करेगा. लेकिन अब देखें कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में प्रोसीजर तो दिया गया लेकिन साथ में पनिशमेंट का भी जिक्र किया गया है, तो इसलिए कुछ पोर्शन इसके सब्सटेंटिव लॉ हैं, बाकी ये जनरली एक प्रोसीजरल लॉ है. अब हम देखते हैं मकसद क्या है सीआरपीसी का मकसद क्या है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का मकसद क्या है. पर्पज़ ऑफ सीआरपीसी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का मकसद क्या है. फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड हैव टू अ बेसिक स्ट्रक्चर अबाउट ट्रायल इन आवर माइंड. ये जानने के लिए कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का मकसद क्या है, हमारे जहन में एक ट्रायल जो कोर्ट में होता है, एक सिविल कोर्ट में जितना भी ट्रायल होता है उसका हमारे जहन में एक खाका होना चाहिए, एक स्ट्रक्चर होना चाहिए कि बेसिकली एक केस कैसे पूरा का पूरा कैसे परफॉर्म होता है. तो बेसिकली अब हम इसमें उस स्ट्रक्चर को भी डिस्कस करेंगे, उसके बाद पर्पज़ भी देखेंगे. तो देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अ ट्रायल इज डिस्क्राइब्ड फॉलोइंग ईयर. जो एक स्ट्रक्चर ट्रायल का होता है वो नीचे बयान किया गया है. नंबर 1, ऑफेंस कमिटेड बाय एनी पर्सन. सॉरी एन लिखना था, एम लिखा गया, सॉरी माजरत. कोई भी शख्स जब कोई एक्ट करता है वो जुर्म की शक्ल में हो, मतलब कि जो भी कोई भी ऐसा अमल जो कानून की तरफ से रोका गया हो, प्रोहिबिटिंग बाय लॉ, और कोई भी शख्स उसको परफॉर्म करे तो एक जुर्म की शक्ल तश्कील कर लेता है, उसको अपने जुर्म की शक्ल में हो जाता है. तो फिर उसके बाद बात होती है ऑफेंस कमिटेड रिपोर्ट टू द पुलिस स्टेशन. जब एक शख्स कोई जुर्म करता है तो उसके खिलाफ एक बेसिक फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एक किसी भी करीबी थाना में करवाई जाती है. जिस इलाके में जुर्म हो उसी इलाके के थाने में एफआईआर करवाई जाती है. एफआईआर के बाद होती है इन्वेस्टिगेशन. देयर शुड बी एन इन्वेस्टिगेशन बाय द पुलिस. वहाँ की जो पुलिस होगी वो इन्वेस्टिगेशन करेगी जिसके बारे में एफआईआर हुई थी. आफ्टर इन्वेस्टिगेशन बाय द पुलिस चलान सबमिटेड टू द सॉरी गला खराब है टू द कोर्ट. report of investigation with all materials, facts and evidence that are collected by the police during investigation also submitted with the challan to the court. जब एक इन्वेस्टिगेशन हो जाती है उसके बाद कोर्ट में एक चलान सबमिट करवाया जाता है, और चलान के साथ वो तमाम चीज़ें सबमिट करवाई जाती हैं जो उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान मिली हों, जैसे कि कोई अहम मटेरियल हो गया, फैक्ट्स हो गया, एविडेंस हो गया. जो भी चीज़ पुलिस उस दौरान हासिल करती है वो चलान के साथ सिविल मजिस्ट्रेट को पेश करती है. अब मज़ीद हम देखते हैं चलान सबमिट हो गया उसके बाद होता है फ्रेमिंग ऑफ चार्ज. ड्यूरिंग फ्रेमिंग ऑफ चार्ज it is very necessary to discuss all matter with the accused person and clearly tell him what is allegation against him and show him all material that police got during investigation. जब चलान सबमिट हो गया उसके साथ जितने भी चीज़ें मिली हैं पुलिस ने चलान के साथ वो भी पुलिस ने कोर्ट में सबमिट करवा दी. उसके बाद जो प्रोसीजर था वो होता है फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, मतलब कि जुर्म आयद होती है. फ़र्द जुर्म आयद होती है तो उसके साथ कोर्ट मुलजिम को जिस
मुलजिम को ये वाज़ह तौर पे बताया जाता है कि उसके ख़िलाफ़ क्या सबूत मिले हैं और उसके ख़िलाफ़ क्या एलिगेशन है, उसके ख़िलाफ़ क्या इल्ज़ाम है। तो उसके बाद द अक्यूज पर्सन मे एडमिट द एलिगेशन आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज और ही विल डिनाइड द एलिगेशन। इसके बाद ऐसा हो सकता है कि मुलजिम या तो जो इल्ज़ाम लगाया गया उसको वाज़ह तौर पे तस्लीम कर लेगा या उसको मना कर देगा, उसको डिनाई कर देगा कि ये इल्ज़ाम मुझ पर झूठा है। इफ़ अक्यूज्ड पर्सन एडमिट द एलिगेशन कोर्ट विल पनिश हिम अकॉर्डिंग टू हिज क्राइम। अगर मुलजिम जिस पर इल्ज़ाम लगाया गया है वो अपना जुर्म तस्लीम कर लेता है तो कोर्ट उसको उस सज़ा का मुस्तहिक करार देगी, उस क्राइम के मुताबिक जो जुर्म उसने किया है उस जुर्म के मुताबिक जो सज़ा बनती है कोर्ट उसको वो सज़ा दे देगी। हाँ, अब हम देखते हैं अगर इफ़ अक्यूज्ड पर्सन डिनाइड द एलिगेशन देन ट्रायल विल बी स्टार्ट। अगर मुलजिम जो उसने इल्ज़ाम को तस्लीम नहीं किया तो फिर उसका ट्रायल स्टार्ट हो जाएगा। इन ट्रायल अब हम देखते हैं ट्रायल में क्या होता है। In trial, prosecution will bring his witnesses to the court. Accused or defense will do a cross-examination on it. All witnesses examined by the accused person. जो प्रोसिक्यूशन है वो जितने भी उसके कोर्ट में विटनेसेस हैं एक्यूज पर्सन के खिलाफ वो तमाम ले आएगी और उस पर डिफेंस पर के लिए एक्यूज पर्सन को मौका दिया जाएगा कि वो क्रॉस एग्जामिनेशन करे। ऑल विटनेसेस एग्जामिन्ड बाय द अक्यूज्ड पर्सन। जितने भी गवाह प्रोसिक्यूशन लाएगी वो तमाम अक्यूज्ड पर्सन के सामने क्रॉस एग्जामिन करवाए जाएंगे। इसका मकसद ये है कि फेयर ट्रायल हो, मतलब कि अक्यूज्ड पर्सन अगर अपने डिफेंस के लिए कोई भी चीज़ पेश करना चाहता है तो वो कर सकता है। अब हम देखते हैं इन ट्रायल के बाद अब सेवंथ पे पॉइंट आता है जो आर्गूमेंट्स होते हैं। फर्स्ट प्रोसिक्यूशन डू आर्गूमेंट्स देन डिफेंस साइड डू देयर आर्गूमेंट्स। पहले तो प्रोसिक्यूशन है वो अपने ट्रायल में जितने भी विटनेसेस वगैरह एग्जामिन करने के बाद आर्गूमेंट करेगी। प्रोसिक्यूशन अपने एग्जामिन चीज़ों पे अपने आर्गूमेंट्स देगी। उसके बाद डिफेंस की तरफ से आर्गूमेंट्स दिए जाएंगे, वो डिफेंस करे, वो बताए कि ये जितने भी एलिगेशन में विटनेसेस आए हैं क्या वो सही हैं या नहीं। पहले प्रोसिक्यूशन उसके बाद अक्यूज्ड पर्सन, दोनों को आर्गूमेंट्स का मौका दिया जाएगा। उसके बाद एक फाइनल जजमेंट आती है। जजमेंट आफ्टर आर्गूमेंट्स कोर्ट विल गिव जजमेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ ऑल प्रोसीजर। कोर्ट विल एक्विट और पनिश द अक्यूज्ड पर्सन। जितने भी जजमेंट्स जज देखेगा जितने भी ग्राउंड्स हैं जो प्रोसीजर में आए हैं उसके अलावा जितने भी विटनेसेस आए हैं, जितने भी फैक्ट्स आए हैं, जितने भी मटेरियल आएंगे उसको सबको देखा जाएगा और देखा जाएगा कि जिस पर इल्ज़ाम लगाया गया है उसको छोड़ना है या उसको सज़ा देनी है। उसके बाद उसको उस ही तरह जो भी चीज़ें देखी गई हैं उसकी तरह डील किया जाएगा और एक जजमेंट दी जाएगी और उसे या तो सज़ा दे दी जाएगी या छोड़ दिया जाएगा। ये है टोटल ट्रायल। कंक्लूजन देखते हैं। ऑल अबव प्रोसीजर दैट आर डिस्कस्ड आल्सो फॉलोड बाय द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 एंड दिस इज़ द पर्पज ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। क्योंकि ये हमारा जो टॉपिक था ना ये था कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का मकसद क्या है, तो इसके लिए हमने पूरा ट्रायल डिस्कस किया है। अब ट्रायल में सबसे पहले जब कोई शख्स कमिट करेगा कोई भी क्राइम, उसके बाद एफआईआर होगी, एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन होगी, इन्वेस्टिगेशन के बाद चलान सबमिट होगा, उसके साथ जो फैक्ट्स थे वो भी सबमिट होंगे कोर्ट में। उसके बाद जो है फ्रेमिंग ऑफ चार्ज होगा। उसके बाद जो है फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के बाद उसको ट्रायल स्टार्ट हो जाएगा। ट्रायल के अंदर फिर आर्गूमेंट्स होंगे, फिर उसके बाद हो जाएगा दूसरा जजमेंट आ जाएगी। ये जितना भी एक ट्रायल में प्रोसीजर होगा ये तमाम कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के मुताबिक होगा। तो इसलिए जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का जो मकसद है ना, बेसिक मकसद, वो ये है कि कैसे एक केस को कोर्ट में प्रोसीड किया जाए, कैसे उस केस पर पूरा का पूरा अमल करवाया जाए। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। थैंक यू डियर ब्रदर्स अपने कीमती टाइम के लिए। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।